राधे राधे प्रिय दर्शकों। 70 वर्षीय कौशल जी सुबह के झगड़े से परेशान अपने बेटा और बहू को लाख समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके बेटे और बहू को कोई असर नहीं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी बिमला के ऊपर उनके बेटे ने हाथ उठाना चाहा तो कौशल जी ने अपने बेटे को धक्का मारते हुए सामने आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती राजेश, इस उम्र में अपनी माँ पर हाथ उठाओगे? राजेश अपने पिता को भी हाथ उठाना चाहा तो उनके पिताजी अपनी खाट के नीचे रखी हुई एक बड़ी सी छड़ी लेकर आ गए और कहने लगे, बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन इतना कमजोर नहीं कि तेरी गुलामी सहूं। यह कहकर वह अपने बेटे को छड़ी से मारने लगे। तभी उनके बेटे ने उनके हाथ से छड़ी पकड़ लिया और उन्हें धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। राजेश की पत्नी शिखा सासू माँ को खींचकर बाहर निकाली और राजेश अपने पिता कौशल जी को दोनों को घर से बाहर निकालकर घर का दरवाजा बंद कर लिया। 3 घंटे बाहर बैठे रहने के बाद जब कौशल जी ने पुलिस को फोन लगा दिया, पुलिस के आने के बाद जो हुआ उसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। जिस मकान को राजेश अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा था वह आखिर किसका है, चलिए जानते हैं इस कहानी को शुरू से। कौशल जी एक सरकारी नौकरी वाले थे। उन्हें रेलवे की तरफ से एक छोटा सा मकान मिला था, लेकिन जब वह रिटायर हो गए तो उन्हें रेलवे का क्वार्टर छोड़ना पड़ा। फिर उसी कॉलोनी में उन्होंने एक छोटे सा किराए का मकान ले लिया। अब उनका बेटा राजेश भी जवान हो चुका था। राजेश की पढ़ाई लिखाई होने के बाद वह उसी शहर में नौकरी करने लगा था। राजेश अक्सर अपने पिताजी से कहता कि पिताजी, आप एक सरकारी नौकरी वाले थे, फिर भी आपने खुद का अपना मकान नहीं बनाया। आखिर आपने अपने समय में किया ही क्या? लेकिन एक ईमानदार कर्मचारी होने की वजह से कौशल जी अपने परिवार का भरण पोषण, बेटे की पढ़ाई, इसी में उनका पूरा पैसा खर्च हो जाता। थोड़ा बहुत उन्होंने जमा करके रखा था, इसीलिए वह बोल भी रहे थे कि बेटा, जो भी हमारे पास जमा पैसे हैं और जब तू भी कमाने लगेगा तो तेरे पैसे भी आएंगे, तो थोड़ा साहस कर, धैर्य रख। हम दोनों जब उस पैसे को मिलाकर एक बड़ा सा मकान खरीद लेंगे। हमारे रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले हैं वह भी मैंने खर्च नहीं किया है। लेकिन राजेश यह बातें कई सालों से सुन रहा था, इसीलिए उसने बोल दिया, पापा 3 साल से तो आप यही बातें कर रहे हो, बड़ा मकान ले लेंगे, बड़ा मकान ले लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अब आप लोग अपने वही एफडी वाले पैसे को निकाल कर खाए जा रहे हो। यहाँ तक कि मैं नौकरी करता हूँ तो मेरे पैसों की भी आस करते हो। जब देखो तो आप दोनों की बीमारी लगी ही रहती है। अपने बेटे के मुंह से इतनी कड़ी कड़ी बातें सुनकर कौशल जी तो कभी कभी सोचते कि क्या यह मेरा बेटा मेरे भविष्य में काम आएगा, क्या मुझे इसके लिए अपने पैसे खर्च करने चाहिए। लेकिन वही उनकी पत्नी विमला जी भी थी कि वह अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। एक ऐसा समय आया जब राजेश ने अपने ही कंपनी में काम करने वाली एक लड़की को पसंद कर लिया, जिसका नाम शिखा था, और उसी के साथ उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद शिखा अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी। वह दोनों पति पत्नी काम पर चले जाते। पहले तो बिमला जी को सिर्फ बेटे का टिफिन बनाना पड़ता था और बेटे का ही काम रहता था, लेकिन अब उनकी बहू शिखा भी घर में कोई काम नहीं करती थी, इसीलिए उन्हें सुबह 10 बजे दोनों को टिफिन बनाकर देना पड़ता था। यहाँ तक कि बहू अपने नहाने के कपड़े भी छोड़कर चली जाती थी। पहले तो सिर्फ राजेश का कपड़ा बचता था धोने के लिए, लेकिन अब बहू का भी धोने के लिए कपड़ा हो गया। ये भी कह सकते हैं कि बिमला जी के लिए बहू का भी एक ज्यादा काम बढ़ गया था। उनकी कोई मदद तो हो नहीं रही थी, ऊपर से घर में एक मेंबर बढ़ने की वजह से काम ज्यादा होने लगा था। कौशल जी यह सब देख रहे थे, लेकिन उनसे ज्यादा दिनों तक यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक दिन उन्होंने बोल दिया, राजेश, तेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती, तेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है,
तू जब टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है अपनी पत्नी के साथ, उसके बाद तेरी माँ किस तरह से थकी-हारी कराते हुए घुटने और कमर की दर्द को लिए हुए घर का काम करती है। वह तो मैं घर में रहता हूँ, तो मुझसे देखा नहीं जाता। अब तेरी पत्नी को बोल कि घर के कामों में मदद किया करे। सुबह 9 बजे तक सोती रहती है और फिर उसे सुबह जब 9 बजे उठती है तो सिर्फ नहाने और तैयार होने का ही टाइम बचता है। तो अपनी पत्नी को ऐसा बोल कि वह सुबह थोड़ा जल्दी उठा करे, तो कम से कम किचन का काम कर दे, तो तेरी माँ को सुबह आराम मिलेगा। उसके बाद जब तुम दोनों ऑफिस चले जाओगे, तो हम लोग मिलकर घर का काम करेंगे। लेकिन इस बात पर राजेश बहुत गुस्सा हो गया और राजेश की पत्नी शिखा भी कहाँ सहने वाली थी। वह भी आकर चिल्लाने लगी, हम दोनों कमाते हैं, घर के खर्च उठाते हैं, तो क्या तुम लोग घर में रहकर घर का काम नहीं कर सकते? अरे, तुम लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि हम दोनों अलग रह लें और नौकर-चाकर ढूँढ लेंगे। तो कौशल जी ने कहा कि हमने कब तुम दोनों को बांध कर रखा है। जाओ, अलग रहो, ले लो अपना मकान। हम दोनों पति-पत्नी पहले भी खुश थे और अब आगे भी खुश रहेंगे। हमें नहीं चाहिए तुम दोनों की कमाई। हमारे पास जितना है, हमारी जो पेंशन आती है, हम उसी से आराम से अपना घर का गुजारा कर लेंगे। अरे, तुम दोनों नहीं रहोगे, तो मेरी पत्नी को पूरा दिन घर के कामों में इतना तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ेगी। राजेश अब बातों-बातों पर इतना बहक चुका था कि उसने अपने पिता पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन अभी कौशल जी इतने कमज़ोर नहीं थे कि वह बेटे की मार सह लेते। उन्होंने बेटे के हाथ को पकड़कर घुमाकर पीछे कर दिया और बोला, नालायक, अभी के अभी तू मेरे घर से निकल जा। इतना सब कुछ होने के बाद राजेश ने उसी शहर में एक किराए का मकान ले लिया और अपनी पत्नी को लेकर चला आया। समय बीतता गया। राजेश के अब 2 बच्चे हो गए थे। 5 सालों में राजेश अपने पिता से मिलने नहीं गया और ना ही कभी उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ बेचारी अपने बेटे को हर वक़्त याद करती। आखिर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। उसने कई बार कहा कि चलो हम अपने दोनों पोते से मिलकर आते हैं। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं राजेश के बच्चों से मिलूं, उन्हें प्यार करूं। लेकिन कौशल जी ने बोल दिया कि खबरदार, अगर तुमने अपने बेटा और बहू का नाम लिया, इतना जो कुछ हुआ था वह क्या कम था जो तुम अभी भी अपने बेटे और बहू के लिए इतना तड़प रही हो। समय बीतता गया। एक दिन सुबह-सुबह ही राजेश का फ़ोन आया। माँ, हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं। यह बात सुनकर बिमला जी खुशी के मारे उछल पड़ी, लेकिन कौशल जी बिल्कुल स्थिर थे हो गए। उनका दिल ना तो खुश हुआ ना दुःख। उनका कोई भी रिएक्शन नहीं। तो विमला जी ने बोला, अरे आपने सुना नहीं? बेटा बहू आ रहे हैं। हमारे 2 नन्हे-नन्हे पोते घर पर आ रहे हैं। घर में किलकारियाँ गूंजेगी और हम सब इस घर में खुशी से रहेंगे। लेकिन कौशल जी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा, ज़रूर तुम्हारा बेटा किसी मतलब से ही आता होगा। अरे तुम याद करो उस वक़्त को, जब तुम्हारे बेटे ने जाने के समय पर क्या-क्या किया था। तो कौशल जी की बातें सुनकर बिमला जी ने बोला, अरे तुम तो पुरानी बातें लेकर बैठ गए। हो गया, बेटा उस समय पर नादान था, अब 2-2 बच्चों का पिता है। अब थोड़ी ना ऐसा करेगा। लेकिन कौशल जी अभी भी उदास थे। उन्होंने कहा, देखो विमला, तुम्हारा बेटा बहुत लालची है। जितने दिन तक हम लोग पुराने किराए के मकान में रहते थे, तो वह ना तो कभी हमें फ़ोन किया और ना ही कभी हमसे मिलने आया। अभी देखो, हमने इस नए मकान को 3 महीने पहले ही लिया कि तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गया। हुआ ये था कि कौशल जी ने 3 महीने पहले अपने रिटायरमेंट के बचाए हुए पैसों से और अपने पेंशन के पैसे को भी उन्होंने सेविंग करके रख दिया था। उसी से उन्होंने एक बड़ा-सा फ्लैट ले लिया। अब दोनों पति-पत्नी उसी फ्लैट में आ गए थे रहने। जब राकेश को पता चला कि मेरे मम्मी-पापा अब खुद के अपने फ्लैट में रहने आ गए हैं, तो 3 महीने बाद उसने अपने घर आने का फैसला किया। विमला जी बहुत खुश थी। अपने बेटे के लिए वह बहुत कुछ खाना बनाना चाहती थी। लेकिन
घर में कुछ सामानों की कमी थी, इसीलिए उन्होंने कौशल जी को बोल दिया कि जाओ ये लेकर आओ, ये लेकर आओ। मैं आज सब कुछ अपने बच्चे के फेवरेट बनाना चाहती हूँ। विमला जी भी एक पढ़ी लिखी औरत थी और काफी समझदार औरत भी थी, लेकिन माँ की ममता हर समझदारी से बढ़कर होती है। इसीलिए वह अपने बेटे के मोह माया में आ गई थी और अपने पति से अपनी पसंद की सारी चीजें मंगवा कर उन्होंने अपने बेटे के पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कौशल जी ने यह साफ-साफ अपनी पत्नी को बता दिया कि देखो, यह हमने जो फ्लैट लिया है, इसमें तुम्हारा नाम है। तुम अपने बेटे से जरा सावधान रहना। मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा जो 5 सालों तक मुड़कर कभी देखा नहीं और आज हमारे इस नए फ्लैट के लेने के बाद वह आ रहा है। तो इस फ्लैट को अपने नाम करने की वह पूरी कोशिश करेगा। लेकिन तुम अपने बेटे के मुंह में अंधी होकर ऐसा गलत कदम मत उठा देना, नहीं तो फिर हम अब कहीं के नहीं रहेंगे। विमला जी ने कहा, क्या पागलों जैसी बात करते हो? क्या हमारा बेटा इतना लालची है? अरे हो गया जो हो गया, है तो अपना ही खून ना। और फिर कौन सा यह फ्लैट लेकर हम इस दुनिया से जाएंगे। आज जो हमारा है, वह सब कुछ हमारे बेटे का ही तो है। इकलौता बेटा है, उसी का सब कुछ है। अगर हमने उसके नाम कर भी दिया, तो क्या बुराई है? कौशल जी अपनी पत्नी को कैसे समझाते? वह पुत्र मोह में अंधी हो रही थी। अपने दोनों नन्हे-नन्हे पोते से मिलने के लिए वह बड़ी बेचैन सी हो रही थी। तभी शाम को 6 बजे तक दरवाजे की बेल बजी। दोनों पति-पत्नी में बहस हो ही रहा था। तभी उनका बेटा और बहू दरवाजे पर खड़े थे। वह दरवाजा खोलकर अंदर लेकर आई तो दोनों बेटा और बहू बारी-बारी से झुक-झुक कर उनके पैर छुए। और फिर राजेश ने पूछा, माँ, बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे, घर पे नहीं है क्या? बिमला जी इशारा करते हुए बताई कि देखो वहाँ हॉल में बैठे हुए हैं। जब कौशल जी बेटे और बहू को अंदर आते हुए देखे, तो वह पेपर पढ़ने का बहाना करके बैठ गए थे। राजेश उनके पास जाकर पैर छुआ, तो कौशल जी कोई रिएक्ट नहीं किए, ना आशीर्वाद दिए, ना उसकी तरफ नजर उठाकर देखे। वह माँ के पास आकर बोला, माँ, कुछ हुआ है क्या? बाबूजी नाराज से लग रहे। तो माँ बात को संभालते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, तुम लोग इतने सालों के बाद जो आए हो, इसीलिए पिताजी थोड़े से नाराज हैं। फिर राजेश बोला, माँ, हाँ बात तो सही है। जब हम इस घर से गए थे तो सिर्फ 2 थे। देखो, अब जब लौट कर आए हैं तो 4 हैं। एक बच्चे को शिखा अपनी गोद में ली थी, तो दूसरा उँगली पकड़ के माँ के साथ लिपटा था। तभी राजेश अपने बच्चों को अपने हाथ में लाते हुए बोला, अरे देखो, तुम्हारी दादी। छोटा वाला तो 2 साल का था, लेकिन बड़ा वाला 3.5 साल का। बड़े वाले को यह बताया कि देखो दादी, पहले तो बच्चे शर्मा रहे थे, लेकिन जब बिमला जी बड़े प्यार से बच्चों को बुलाई, तो दोनों बच्चे बिमला जी के पास आ गए। छोटे वाले को गोद में लेकर बिमला जी ने खूब प्यार किया। वहीं बड़े वाले से मीठी-मीठी और तोतली भाषा में उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर उन्हें याद आया कि अरे! मुझे तो बहू और बेटे को खाना देना है। वह तो दोनों पोते को पाकर सब कुछ भूल ही चुकी थी। फिर उन्होंने बच्चे को राजेश को पकड़ाते हुए बोला कि चलो मैं खाना निकाल कर लाती हूँ, तुम लोग खाने बैठ जाओ। बिमला जी ने बहुत सारी पकवानें बनाई थी। अपने बहू और बेटे को खाना खिलाया, साथ में बच्चों के लिए दूध भी गर्म करके दिया। फिर वह बोली कि जाओ तुम लोग आराम कर लो, सफर करके आए हो, थके होगे। तो शिखा ने कहा, नहीं माँ जी, कौन सा दूरी हम लोग रहते हैं, अरे यहीं पर 10 किलोमीटर की दूरी पर तो है। कोई बात नहीं, माँ जी आप थकी होंगी, आप आराम कर लीजिए, मैं और बाकी के काम कर लेती हूँ। शिखा खाना-पीना खाने का जो बर्तन-वर्तन था, वह धोने चली गई। लेकिन अभी तक कौशल जी खाना खाने नहीं आए थे। बिमला जी बच्चे और बहू के चक्कर में पड़ी थी। जब वह हाल में गई देखने, तो कौशल जी नहीं थे। वह बाहर निकल कर देखी तो वो नहीं दिखे। तो फिर वह थोड़ी देर तक इंतजार करती रही। लेकिन जब ज्यादा लेट कौशल जी आए, तो वह पूछ पड़ी, क्या बात है, कहाँ चले गए थे, आप देख नहीं रहे, रात के 9 बज चुके हैं।
तो क्या हुआ? मुझे पता था कि तुम बेटे, बहू और बच्चों को खाना खिला रही होगी। इसीलिए मैं अपनी एक दोस्त के पास बैठा था। और देखो, मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ बैठूं, उसके साथ नजरें मिलाऊं। मुझे वह बात आज भी नहीं भूली। जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था, तुम भूल गई होगी। तो बिमला जी ने बोला, हाँ, मैं तो माँ हूँ, मैं कैसे नहीं भूल जाऊं। देखो, कितने मासूम से प्यारे प्यारे दो उसके बच्चे हैं। अब इस बात को आप भी भूल जाओ और अपने बेटे को माफ कर दो। कौशल जी, पत्नी को दुख ना हो इसीलिए वह दिखावे के लिए अपने मन को मना लिए, और आखिर बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, यही सोचकर अपने दोनों पोते को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगे। ऐसे ही घर में बिमला जी का बड़े खुशी के साथ समय बीतता रहा। हफ्ते भर राजेश और शिखा अपने घर में रुके थे। दोनों माँ और पिताजी का बहुत ध्यान रखते थे। फिर एक दिन, माँ जी, जब से मैं घर में आई हूँ, मुझे बहुत आराम मिल रहा है। यह दोनों बच्चे आप और बाबूजी के साथ कितने खुश रहते हैं। मैं यहाँ आकर आराम से पूरी नींद सो पाई हूँ। काश ऐसा होता कि अब मैं घर में ही रहने आ जाती, तो यह दोनों बच्चे आपके साथ रहते। मैं भले ही घर का सारा काम कर लेती, लेकिन मुझे पूरा दिन बच्चे संभाल की जो परेशानी होती है, वह घर के कामों से नहीं होती। विमला जी ने भी कह दिया कि देखो, यह घर तो तुम लोगों का ही है। तुम लोग चाहो तो घर में आराम से रहने आ सकते हो। बिमला जी को भी बच्चों से बहुत मोह हो गया था। वह सोच ही रही थी कि जब बच्चे चले जाएंगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी। आखिर उनकी बातों को भाव कर शिखा ने यह बात बोल दिया। राजेश तो यही चाहता था कि हम दोनों को अब माँ बाबूजी घर पर बुला ले, तो हमारा रहने का किराया भी बचेगा, और अपना इतना बड़ा नया मकान होने की बात भी हम भाड़े से रह रहे हैं। तो राजेश हफ्ते के बाद जब चला गया, तो वह माँ से बोलकर गया था कि माँ, हम लोग जल्दी ही अपने पूरे सामान के साथ घर में वापिस आएंगे। 4-5 दिन बीता होगा कि एक दिन राजेश का फोन आया, माँ, हम लोग रात को आ रहे हैं, पूरा सामान और परिवार के साथ आपके घर में ही रहने। बिमला जी याद बहुत खुश थी, क्योंकि बच्चों को गए हुए 5-6 दिन बीते थे। उनका घर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वही कौशल जी अपनी पत्नी को बार बार समझाते थे कि तुम अपने बेटे की मोह माया में इतना मत फंसो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर उन लोगों को बुला लिया। लेकिन बिमला जी ने एक नहीं सुना और अपने बहू बेटे और दोनों पोते को बुला लिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता था। बिमला जी घर का काम कोई भी करती तो शिखा काम उनके हाथ से छुड़ाकर करने लगती। लेकिन एक दिन शिखा को गुस्सा आया, तो उसने अपने सास से कहा सुनी कर लिया। फिर रात को जब राजेश आया, तो शिखा ने बताया। राजेश समझाने लगा कि पागल हो गई हो, हम किस मकसद से यहाँ आए हैं। वह मकसद पूरा होने तक तुम्हें माँ और पिताजी को पूरा खुश रखना है, घर के सारे काम करना है। जाओ माँ से माफी मांग लो और घर के सारे काम करो। अपनी पत्नी को दिखावे के लिए बाहर से राजेश डांटने लगा, शिखा, तुम मेरे माँ के साथ रह रही हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम माँ की सेवा करो। चलो कोई बात नहीं, माँ पूरा दिन बच्चों को संभाल लेती है, बच्चों के साथ उसका खेलना जब मिलना अच्छा लगता है, लेकिन वह घर के काम करे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। शिखा भी दिखावे के लिए अपने सास के पास आई और बोली, मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इनको मालूम होते ही ये मुझे बहुत डांटेंगे। फिर बिमला जी ने भी बोला, कोई बात नहीं बहू, चलो छोटी मोटी बातें घर में होती ही रहती हैं। अब शिखा भी अपनी सास का इतना ध्यान रखती कि उन्हें एक गिलास पानी लेकर पीने नहीं देती। राजेश ने बोल दिया, माँ, घर की चीजें जो भी चाहिए वह आप बाबूजी को परेशान मत करना। अरे मैं वहां भाड़ा देता था, किराए से रहता था, तो अब देखो किराया बच रहा है, तो क्या मैं उन पैसों से घर खर्च नहीं चला सकता। मैं भी किसी न किसी तरह से तो आप लोगों की मदद ही करने आया हूँ। अब बिमला जी बहुत खुश थी कि मेरा बेटा राजेश घर गृहस्थी के कामों को अच्छी तरह से समझता है। बेटा और बहू
दोनों जिम्मेदारियों को संभाल लिए हैं। फिर हमें क्या चाहिए? हम दोनों पति-पत्नी अपने नन्हे-नन्हे पोते के साथ अपना जीवन खुशी-खुशी व्यतीत कर देंगे। विमला जी अपने मन में इतना सुकून लेकर जी रही थी। उन्होंने महीने भर में उतना सुकून से जी लिया जो पूरे जन्म तक नहीं जी पाई थी। जब सब कुछ राजेश और शिखा ने अपने बस में कर लिया, तो एक दिन राजेश बोला, माँ, मैं एक बहुत बड़ी कपड़े की शोरूम डाल रहा हूँ। माँ, बिजनेस में बहुत पैसा आता है, लेकिन दूसरे के यहाँ नौकरी करने पर महीने की फिक्स पगार ही मिलती है। इससे हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे बैंक से लोन लेना होगा। फिर वह एग्रीमेंट लेकर आया और बोला, माँ, इस एग्रीमेंट में साइन कर दो, क्योंकि लोन लेने के लिए किसी सीनियर सिटीजन की जिम्मेदारी चाहिए। माँ, आप मेरी माँ हो, इसीलिए आपको मैं अपना जिम्मेदार बना रहा हूँ। राजेश अपनी माँ को इस तरह से उल्टी सीधी बातें बताकर एक पेपर में साइन करवा लेता है। विमला जी भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने पेपर को खोलकर पढ़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि अपना बेटा है। यदि वह साइन करवा रहा है, तो कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा। अपनी औलाद अपनी होती है। यह सोचकर उन्होंने साइन कर दिया और अपने पोते के साथ फिर से खेलने में मगन हो गई। दूसरे दिन सुबह से ही उनकी बहू ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुबह जब विमला जी बच्चों के साथ उठकर खेलने लगी, तो शिखा आकर बच्चे को हाथ से छुड़ाते हुए बोली, अरे माँ जी, पूरा दिन बच्चों को ही खिलाती रहोगी? किचन में इतने सारे काम पड़े हैं, वह कौन करेगा? बहू की इस तरह से बात सुनकर हाथ से नन्हे बच्चे को छीनते हुए देखकर वह अबाक सी रह गई। बहू को सर से पांव तक देखती रह गई। अरे, जो बहू रोज सुबह बच्चों को तैयार करके उनके पास बिठा देती थी, आज उसे क्या हो गया है कि वह बच्चे को छीन रही है? विमला जी ने बोला, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे कोई भूत प्रेत तो नहीं मार दिया? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तुम्हारी औकात यही है कि तुम घर के कामों में चली जाओ। विमला जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह चुपचाप किचन में चली गईं और सोचे जा रही थी, आज शिखा को क्या हो गया है? तभी राजेश भी आया और बोला, ओहो माँ, कितना देर करती हो? अभी मुझे ऑफिस जाना है। तुमने अभी तक टिफिन तैयार नहीं किया। विमला जी बोली, टिफिन रोज का तो तुम्हारी पत्नी तैयार करती थी ना, तुम्हें कैसे तैयार करूं? और तुम दोनों को आज हो क्या गया है? मुझे काम पर काम क्यों बोले जा रहे हो? तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे को मुझसे छुड़ा लिया। तो राजेश बोला, माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दिया? तुम देखो तो बच्चों को लेकर बैठी ही रहती हो। घर का काम नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? आज राजेश नौकरी पर चला गया, लेकिन शिखा पूरा दिन घर पर सास को परेशान करती रह गई। उसने आज घर का एक भी काम नहीं छुआ। जो पूरा दिन वह घर के सारे काम करती, आज वही सारे काम अपनी सास से करवा ली। उसने अपनी सास को चिल्लाते हुए बोला, बुढ़िया, पूरे महीने भर से मैं इस घर में नौकरानी की तरह काम करती थी, क्योंकि मेरे हाथ में मेरी कुछ पसंद की चीज नहीं थी। अब वह चीज मेरे हाथ आ गई है। अब देख मैं तुझसे कैसा बदला लेती हूँ। तूने बहुत आराम कर लिया पूरे महीने। विमला जी के कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब वह इतना समझ गई थी कि बहू मुझे अब छोड़ेगी नहीं। घर का सारा काम करवा रही है, इसका मतलब वो महीने भर किए हुए काम का बदला ले रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। यह सारी चीजें कौशल जी देख रहे थे कि आज सुबह से ही घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। शाम को जब राजेश वापिस आया, तो वह राजेश से कहने लगे कि आज तेरा और तेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह से माँ को पीसे जा रहे हो। पूरा दिन तुम्हारी माँ आज घर के काम करती रही। जब वह आराम करने गई, तो तुम्हारी पत्नी उसे कमरे से जबरदस्ती बाहर लेकर आई। विमला जी भी आ गई और कहने लगी, राजेश, यह क्या सब चल रहा है? तू अपने बीवी को बोल कि जैसे घर के काम करती थी, वैसे ही काम करे। मुझसे इस उम्र में इतना काम नहीं होता। आज मैं पूरा दिन घर का काम करी हूँ, तो मेरी तबीयत खराब होने लगी है। राजेश बोला, माँ, काम तो अब तुमको रोज ही करना पड़ेगा। शिखा घर का काम नहीं करेगी। वैसे भी वह इस घर में नौकरानी बनने नहीं आई है।
शिखा भी आंखें घूरते हुए वहीं पर आ गई। हाँ हाँ, तुम्हारे माँ बाबूजी को तो लगता है कि वह दोनों इस घर के महाराजा हैं और हम दोनों इस घर के नौकर। अरे महीने भर तुम्हारे माँ बाबूजी आराम से तुम्हें सारे सामान लाने का ऑर्डर देते रहे और तुम बैग भर 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 के सामान लाते रहे और मैं इन दोनों को इनके बेड पर पड़े पड़े चाय पिलाती रही। अब देखो मैं इन दोनों के नखरे कैसे निकालती हूँ। इतना कहकर वह अपनी सास को वापिस से बोली, अब पंचायत खत्म भी करो और जाकर किचन में खाना बना लो। मैं जा रही हूँ आराम करने। विमला जी ने बोल दिया, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। यह मेरा घर है। जब मर्जी जब आराम करूंगी, जब मर्जी काम करूंगी। तुम दोनों को अगर नहीं जमता तो जिस तरह से किराए के मकान में थे उसी तरह से वापस चले जाओ। इतना सुनकर शिखा तो अब गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि वह घर तो उसने अपने नाम करवा ही लिया था। तो वह चिल्लाकर बोली, बुढ़िया क्या बोल रही है? उसने अपनी सास की हाथों को पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींचकर बोली, खबरदार अगर यह शब्द मुंह से निकाला, अब इस घर की मालकिन तुम नहीं, मैं हूँ। अब तुम इस घर में सिर्फ नौकरानी हो। काम करना है और नहीं करना तो निकल जाओ इस घर से। कौशल जी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी को अपनी तरफ खींचते हुए बोले, छोड़, पागल हो गई है क्या? बूढ़ी सास पर हाथ उठा रही है। वह अपनी तरफ खींच लिए, इसीलिए शिखा दूसरी साइड में गिर गई। यह देखकर राजेश दौड़कर आया और अपने पिताजी पर हाथ उठा दिया। बुढ़े, मेरी पत्नी पर हाथ उठाता है, मेरी पत्नी को धक्का मारता है। एक औरत पर हाथ उठाने से तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन कौशल जी ने तो उसकी पत्नी पर हाथ उठाया ही नहीं था, क्योंकि शिखा खुद ही सास को पकड़ कर रखी थी, तो उन्होंने अपनी तरफ खींचा। लेकिन राजेश यह सब देखते हुए भी अपने पिताजी का हाथ पकड़कर उनके गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया। कौशल जी गुस्से से उबल पड़े और वह अपने कमरे में घुसे, एक छड़ी लाकर अपने बेटे को मारने लगे। तभी दोनों पति पत्नी मिलकर सास और ससुर को धक्का मारते हुए घर के बाहर निकालने लगे। कौशल जी को उनका बेटा राजेश और बिमला जी को शिखा, दोनों बूढ़े और बुढ़िया को घसीट घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। 3 घंटे अपने बेटे के और बहू का दरवाजा खोलने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, सुबह से शाम होने चली, तब कौशल जी ने पुलिस को फोन लगा दिया। जब अब दरवाजा बार बार खटखटाया गया, दरवाजा खोला तो राजेश ने बोला, अभी तुम दोनों यहीं बैठे हो? तुम दोनों की दिमाग ठिकाने नहीं लगी? अब मैं तुम दोनों को सही जगह पहुंचाता हूँ। तुम लोगों की औकात यही है कि जाकर रोड में भीख मांगो और अपना पेट भरो। निकल जाओ मेरे घर से। तभी उनके पीछे से पुलिस सामने आते हुए बोली, तुम होते कौन हो, किसी को उनके घर से निकालने वाले? यह सुनकर राजेश बोला, साहब यह मेरा घर है और यह बुढ़े बुढ़िया मुझे मेरे घर में चैन से रहने नहीं देते, परेशान करते हैं। उसने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा, शिखा, अलमारी में घर के पेपर रखे हुए हैं, ला पूरे प्रॉपर्टी के पेपर पुलिस वालों को दिखाओ कि यह घर किसका है। जब वह पेपर राजेश लाकर पुलिस के हाथ में रखा तो उन्होंने कहा, यह पेपर तो नकली है, इसमें कोई भी असली साइन नहीं है। तभी वह चौंकते हुए बोला, अरे यह असली पेपर नहीं है तो असली पेपर कहाँ है? कौशल जी ने असली पेपर अपने हाथ से निकालते हुए कहा कि यह है असली पेपर, लो देखो। तब तक वहां एक वकील भी आ चुके थे। वकील ने दोनों पेपर चेक किए, कौशल जी के पेपर को बताए कि असली पेपर यही है। राजेश तो अब हक्का बक्का सा रह गया था कि आखिर असली पेपर कौशल जी के पास कैसे? उन्होंने बताया कि जब तुम दोनों 1 महीने पहले यहाँ आने वाले थे, तभी मुझे समझ में आ गया था। इसीलिए मैंने वकील को बोलकर नकली पेपर तैयार करवा दिया था और तुम्हारी माँ के उसी जगह पर रख दिया था। मुझे पता था कि तुम्हारी भोली भाली माँ अपने पुत्र मोह में कोई भी कदम उठा सकती है और यह असली पेपर मैं वकील साहब को दे दिया था कि मेरे पेपर को संभाल कर रखिए। मेरे विश्वास पात्र
मित्र हैं ये, कभी न कभी मुझे इस पेपर की ज़रूरत पड़ ही सकती है। इसीलिए यह पेपर आज मैं वकील साहब से मँगवा लिया हूँ। पुलिस भी उनकी बात सुनकर उन दोनों पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिए। पर धोखाधड़ी का केस और बूढ़े माता-पिता को उनके घर से मार-मार कर निकालने का। लेकिन दोनों पति-पत्नी के जेल जाने के बाद 2 छोटे-छोटे बच्चे, जिनकी ज़िम्मेदारी कौशल जी और विमला जी पर आ चुकी थी, उन बच्चे को अभी माँ और पिता की ज़रूरत थी। इसीलिए विमला जी और कौशल जी ने अपने बेटे राजेश और शिखा को जेल से छुड़वा तो दिया, लेकिन वह अपने घर के आसपास कभी ना दिखे, यह वार्निंग दे दिया। अब राजेश अपने दोनों बच्चे और पत्नी को लेकर फिर से दूसरे किराए के मकान पर रहने चला गया। कौशल जी और बिमला जी अपने पेंशन के पैसे से ही अपना घर में गुजारा करने लगे। मकान तो उनका खुद का था, उन्हें किराया देना नहीं पड़ रहा था। इसीलिए पति पत्नी को आज भी खाने और कमाने की कोई परेशानी नहीं थी। वह बेटे बहू के ना रहने के बाद भी अपना सुखी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसीलिए कौशल जी ने एक लड़की को काम के लिए भी रख दिया, जो पार्ट टाइम में आकर एक बार घर का झाड़ू पोछा और बाहर के काम करके चली जाया करती थी। कौशल जी अब अपनी पत्नी के साथ अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान की भक्ति में ही उन्होंने अपने जीवन का सुख समझा। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज़ लाइक कर लीजिए। चैनल में यदि पहली बार आए हैं, तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।